चंपारण सत्याग्रह क्या है? गांधी जी चंपारण क्यों गए थे? राजकुमार शुक्ला कौन थे? पाठ का नाम इंडिगो क्यों रखा गया? आइए इन सब प्रश्नों का आंसर ढूंढते हैं आज के इस चैप्टर में। इंडिगो, चैप्टर का नाम है इंडिगो। इंडिगो क्या है? इंडिगो इज द डार्क ब्लू डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडिगो प्लांट। इंडिगो एक प्रकार का गहरे नीले रंग का एक डाई है। डाई मीन्स कलरिंग मटेरियल है जिसको कि पौधे से प्राप्त किया जाता है और उसका डाई यानी कि कपड़ों को रंगने के काम में आता है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंडिगो इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में इंडिगो नाम के प्लांट का क्या महत्व है इसके बारे में हम आज जानेंगे और ये क्यों फेमस हुआ था। So this lesson is based on an interview taken by Louis Fisher with Mahatma Gandhi at his ashram called Sevagram 1942. ये जो चैप्टर इंडिगो ये आधारित है एक इंटरव्यू पे, जो कि एक इंटरव्यू यानी एक साक्षात्कार जो कि आज पाठ के लेखक लुई फिशर के द्वारा लिया गया था। और लुई फिशर ने ये इंटरव्यू लिया था महात्मा गांधी से, जो कि उनके अहमदाबाद के निकट सेवाग्राम आश्रम में लिया गया था 1942 में। During the interview, Gandhi ji explained him about the Indigo movement 1917 and all the struggle to protect sharecroppers and how they were able to save them from British atrocity. इस इंटरव्यू के दौरान गांधी जी ने लुई फिशर को एक्सप्लेन किया था कि 1917 का जो चंपारण मूवमेंट है, जो चंपारण सत्याग्रह है, वो किस प्रकार से शुरू हुआ, उसको विस्तार से उन्होंने लुई फिशर को बताया। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, वहाँ के जो किसान थे, उनकी उन्होंने रक्षा की और जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज थे, उनके अत्याचारों से किस प्रकार से वो उनको बचाने में समर्थ हुए। तो नाउ हियर द वर्ड इज यूज्ड शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर का मतलब क्या होता है? अ टेनेंट फार्मर हु गिव्स अ पार्ट ऑफ ईच क्रॉप एज अ रेंट। ये जो शब्द है इस पार्ट में बार बार प्रयोग में लाया गया है। तो शेयर क्रॉपर को, शेयर माने होता है हिस्सा, क्रॉप माने होता है फसल, क्रॉपर माने उगाने वाला, यानी कि फसल उगाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी फसल को शेयर करता है और उसको बांटता है, यानी कि बटाईदार। इसको हिंदी में बोलते हैं बटाईदार। बटाईदार यानी शेयर क्रॉपर्स एक इस प्रकार का किसान होता है, एक जो कि किराए में, टेनेंट माने किराएदार, एक किसान है जो कि दूसरे के खेत में फसल उगाता है और फसल का एक हिस्सा वो किराए के रूप में उसको देता है, यानी पैसे के रूप में नहीं देता है, बल्कि जो फसल उगाता है उसका कुछ परसेंट, कुछ भाग वो किराए के रूप में जो लैंडलॉर्ड होता है, जिसकी जमीन होती है, उसको वो देता है। सो दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट और एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अब लुई फिशर जो पाठ के लेखक हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो उसी बुक से ये पाठ लिया गया है। ये पाठ उसी का एक पार्ट है, एक अंश है, यानी एक्सट्रैक्ट एंड एक्सर्प्ट बोथ हैव द सेम मीनिंग। दोनों का एक ही अर्थ होता है, दोनों का मतलब होता है पार्ट, यानी किसी बड़े भाग का एक हिस्सा, अंश, उसे बोलते हैं एक्सर्प्ट या एक्सट्रैक्ट। तो ये चैप्टर जो है एक अंश है एक बड़ी सी बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का, जो कि लुई फिशर के द्वारा लिखी गई थी। और लुई फिशर कौन थे? लुई फिशर जो थे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, अमेरिका के पत्रकार थे, राइटर थे, जो कि जिन्होंने कि 1918 और 1920 के बीच में जो ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने काम किया था एज अ वॉलंटियर। वॉलंटियर माने क्या होता है? स्वयं सेवक, यानी स्वफूर्त, अपनी इच्छा से जो काम करना चाहते हैं उसे बोलते हैं वॉलंटियर। तो उन्होंने सेना में भी काम किया था, ब्रिटिश आर्मी में काम किया था, और उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स और द सैटरडे रिव्यू, जो वहाँ के फेमस समाचार पत्र हैं, उनमें भी वो लिखा करते थे। वो पैदा हुए थे 29 फरवरी को 1896 में फिलाडेल्फिया एंड पेनिसिल्वेनिया में। ये कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पर वो पैदा हुए थे। और उनकी मृत्यु हुई थी 15 जनवरी को 1970 में। कहाँ हुई थी? प्रिंसटन, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स में। नेशनलिटी, उनकी राष्ट्रीयता क्या थी? वो क्या थे? वो एक ही वॉज एन अमेरिकन, अमेरिका के वासी थे वो। उनको नेशनल बुक अवार्ड फॉर हिस्ट्री एंड बायोग्राफी के लिए भी अवार्ड दिया गया था उनको। उन्होंने एक बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, जिस पर एक मूवी भी बनाई गई थी महात्मा गांधी पर। और द टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा
गांधी जी पर लिखी गई सारी पुस्तकों में से इस वाली बुक को सबसे अच्छी पुस्तक का खिताब दिया गया था, यानी दिस वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। चंपारण एपिसोड, फर्स्ट मास मूवमेंट। ये जो चंपारण एपिसोड था ये पहला जन आंदोलन था। मास मूवमेंट माने पहला जन आंदोलन था, और इसके जो सूत्रधार कह सकते हैं हम, इसके जो थे वो अनसंग हीरो राजकुमार शुक्ला। यानी राजकुमार शुक्ला एक ऐसे हीरो थे इस मूवमेंट के जिनके बारे में ज़्यादा जाना नहीं जाता है, ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है, इसीलिए उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया अनसंग हीरो। लेकिन अगर देखा जाए ध्यान से तो इस सारे आंदोलन के पीछे राजकुमार शुक्ला ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। A turning point in Gandhiji's life which led to independence movement which was possible because of Rajkumar Shukla's he was a sharecropper। और गांधी जी ने अपने आप ये स्वीकार किया है कि ये जो मूवमेंट था, यानी जो चंपारण एपिसोड था, चंपारण सत्याग्रह था, ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट माने एक चेंजिंग पॉइंट था जिसने कि गांधी जी के जीवन को एक नई दिशा दी थी, यानी जिसने कि गांधी जी का जो कार्य था उसको अलग ही दिशा में करने के लिए प्रेरित किया था। तो उसी से गांधी जी ने स्वीकार किया कि इसी चंपारण मूवमेंट के कारण मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हमको ब्रिटिशर्स को अपने देश से भगाना है और किस तरह से हमें आज़ादी प्राप्त करनी है। और ये सब पॉसिबल हुआ राजकुमार शुक्ला के कारण, राजकुमार शुक्ला की टेनेसिटी के कारण। टेनेसिटी माने क्या होता है? डिटर्मिनेशन, उनकी विल पावर के कारण, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। राजकुमार शुक्ला कौन थे? Who was राजकुमार शुक्ला? He was a sharecropper। वो भी एक बटाईदार थे, वो भी एक गरीब किसान थे जो कि दूसरे के खेत में काम करके फसल उगाते थे। तो what was राजकुमार शुक्ला टेनेसिटी? ये टेनेसिटी क्या है, ये उनका डिटर्मिनेशन क्या है, जिसके बारे में गांधी जी बात करते हैं। आइए इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। आइए इस चैप्टर को प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से हम समझते हैं। ये जितने भी इसको आप इस तरह से लेंगे कि चैप्टर को हमने नोट मेकिंग के थ्रू बनाया गया है। कोई भी जो पॉइंट है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है बल्कि फ्रेजेस के रूप में लिखा गया है। एंड द चैप्टर स्टार्ट्स, राजकुमार शुक्ला अ पुअर शेयरक्रॉपर फ्रॉम चंपारण विशेस टू मीट गांधी जी। गांधी जी 1942 में लुई फिशर को बताते हैं कि राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही गरीब किसान थे जो कि चंपारण के रहने वाले थे, वो गांधी जी से मिलना चाहते हैं। राजकुमार शुक्ला, illiterate but resolute, has followed गांधी जी to लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कैलकाटा, पटना, मुजफ्फरपुर एंड देन चंपारण। राजकुमार शुक्ला जो थे एक इलिटरेट थे, मीन्स ही वॉज अनेबल टू रीड एंड राइट। वो अनपढ़ थे, वो लिख पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन वो रेजोल्यूट थे। रेजोल्यूट मीन्स डिटरमिन्ड थे, वो यानी दृढ़ प्रतिज्ञ थे। ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो कैसे कह सकते हैं कि जो राजकुमार शुक्ला हैं वो गांधी जी से मिलना चाहते थे। क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो चंपारण के किसानों के ऊपर जो इनजस्टिस किया था, जो अन्याय, उनके अत्याचार जो हो रहे थे, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए वो गांधी जी से मिलना चाहते थे। जो कि किसी व्यक्ति ने उनको कहा था कि इस काम के लिए आप गांधी जी से मिलिए, गांधी जी से बात करिए। तो गांधी जी से मिलने के लिए वो आए थे। तो वो रेजोल्यूट थे। गांधी जी ने इस वर्ड का यूज किया है कि ही वॉज अ रेजोल्यूट। रेजोल्यूट माने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी, यानी कि जिद्दी कह सकते हैं किस्म से। जैसे कि जब वो गांधी जी से मिलने वो सबसे पहले कहाँ गए? लखनऊ गए। तो लखनऊ में क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, वहां वो गांधी जी से मिले। लेकिन गांधी जी के पास ज्यादा टाइम नहीं था, ही हैड अनदर अपॉइंटमेंट्स, ही हैड टू गो टू कानपुर, उनको कानपुर जाना था। तो जहां जहां गांधी जी जाते थे, वेयर एवर गांधी जी वेंट, राजकुमार शुक्ला फॉलोड हिम। गांधी जी कानपुर गए, वो उनके साथ कानपुर गए। फिर वो अहमदाबाद गए उनके साथ, अहमदाबाद के उनके सेवाग्राम, अहमदाबाद के निकट उनके सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी से मिले। फिर वो कैलकाटा गए, अहमदाबाद के आश्रम में उन्होंने गांधी जी से पूछा कि कोई डेट फिक्स करिए, मेरे साथ आपको चंपारण चलना है। लेकिन गांधी जी के पास टाइम नहीं था। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए उनके, तो गांधी जी ने उनके साथ डेट फिक्स की। फिर उन्होंने कहा कि आई वुड बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, प्लीज़ मीट मी देयर, कि मैं इस तारीख को कलकत्ता में रहूँगा, आप मुझे वहाँ आकर के मिले। तो राजकुमार शुक्ला फिर उनको मिलने के लिए फिर कैलकाटा भी गए।
वहां से फिर गांधी जी और राजकुमार शुक्ला ट्रेन में बोर्ड होकर के पटना के लिए रवाना हुए। यानी पहले वो लखनऊ गए थे राजकुमार शुक्ला, वहां से उनका पीछा करते करते फिर कानपुर भी गए, वहां से फिर उनके आश्रम अहमदाबाद भी गए, अहमदाबाद से फिर वो कलकत्ता गए, कलकत्ता से दोनों के दोनों मिलकर के फिर पटना आए, यानी उन्होंने गांधी जी को मना लिया। तो इसीलिए हम कहते हैं ही वॉज अ रेजोल्यूट, वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति थे। फिर वो पटना पहुंचे, पटना से वो कहाँ गए, मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर जाने के बाद वो वहां से उसके बाद वो कहाँ पहुंचे, चंपारण। तो इस प्रकार से राजकुमार शुक्ला इन शहरों से होते हुए चंपारण गांधी जी को लेकर के आए थे। ये जो है एक क्वेश्चन का आंसर भी है, तो आप लोग इस सारे सिटीज को ध्यान से समझेंगे, बिकॉज इट इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। Now we move on to the next slide. Servant at Rajendra Prasad's residence thought Gandhiji to be untouchable. Gandhiji considered as an untouchable because of simple living style and wearing ड्यू टू द कंपनी ऑफ राजकुमार शुक्ला। अब जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर के पटना पहुंचते हैं, तो पटना में जाकर के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद वॉज अ फेमस लॉयर ऑफ देयर। राजेंद्र प्रसाद वहाँ के प्रसिद्ध वकील होते हैं, जो कि कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। उनके घर वो लेके गए, तो वहाँ पर उस समय राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अपने घर में नहीं थे। तो राजेंद्र प्रसाद का जो नौकर था उसने गांधी जी को भी क्या समझ लिया, एक अनटचेबल समझ लिया, एक अछूत व्यक्ति समझ लिया, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के लिए आए थे और वो बहुत ही ज़्यादा साधारण, उनका जो सिंपल लिविंग स्टाइल था, जो उन्होंने कपड़े पहने थे, बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद शुक्ला अक्सर राजेंद्र प्रसाद के घर आता था और उनका नौकर उनको पहचानता था अच्छी तरह से, क्योंकि वो बार बार आकर के राजेंद्र प्रसाद को अपने कार्य के लिए उनसे सलाह लेने आता था, परेशान करता था। इसलिए नौकर ने गांधी जी को भी राजकुमार शुक्ला की तरह ही एक गरीब किसान समझा था और वहां पर उनके साथ इस तरह से भेदभाव हुआ कि उनको कुएं से पानी भी नहीं निकालने दिया गया, ये सोच करके कि अगर वो कुएं से पानी निकालेंगे तो वो अपवित्र हो जाएगा कुआं। तो ये दैट प्रैक्टिस इज मिडिल, ऊंची जाति और नीची जाति, यानी इस तरह का जो छुआछूत होता है, जाति के आधार पे जो भेदभाव हुआ करता था, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में उठाया गया है। Now we move on to the next slide. Decided to go to Muzaffarpur first to get detailed information about Champaran sharecroppers. अब जब गांधी जी बिहार पहुंचे तो वहां से वो सीधे चंपारण नहीं गए, बल्कि उन्होंने वहां से पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय लिया। मुजफ्फरपुर क्या है, वो चंपारण के रास्ते में ही एक जगह पड़ती है। उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया क्योंकि वो डिटेल इंफॉर्मेशन यानी पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, सूचना प्राप्त करना चाहते थे इस जमीन किसानों के समस्याओं के बारे में, और जो कि राजकुमार शुक्ला उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने ही डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर जाने का उन्होंने निश्चय किया। वहां पर उन्होंने मुजफ्फर जाने से पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर के एक आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर जेबी कृपलानी थे, जो कि गांधी जी के परिचित थे, उनको उन्होंने टेलीग्राम किया कि मैं आने वाला हूं। और वहां जब वो पहुंचे तो वहां पे जो जेबी कृपलानी थे वो अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ स्टेशन पर महात्मा गांधी का स्वागत करने के लिए आए थे। वहां मुजफ्फरपुर में जो महात्मा गांधी थे वो प्रोफेसर मलकानी के घर में 2 दिन ठहरे। प्रोफेसर मलकानी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, तो उनके घर में ठहरे। तो गांधी जी ये एक्सेप्ट करते हैं कि इन दोज डेज इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। उन दिनों किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के घर में ठहरना, उनके साथ रहना, ये बहुत ही ज़्यादा एक अप्रत्याशित बात थी। क्यों थी? क्योंकि जो होम रूल के सपोर्टर्स थे, जैसे कि गांधी जी या जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग जाएं और इंडियंस का शासन फिर से हमारे देश में हो जाए, तो ऐसे कुछ नेता थे जो कि होम रूल का सपोर्ट करते थे। अगर उन नेताओं को किसी ने सपोर्ट किया तो ब्रिटिशर्स उनको डराते थे, धमकाते थे, उन पे केस लगाते थे और उन पर अत्याचार करते थे या फिर उनको जेल में डाल देते थे, क्योंकि वो उनके प्रति अगर सिंपैथी जरा भी दिखाते थे। तो लेकिन वहां पे क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में इन सारी बातों की परवाह न करते हुए प्रोफेसर मलकानी ने महात्मा गांधी को अपने घर में ठहराया था, जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो ये उस समय की बहुत ही ज्यादा एक अप्रत्याशित बात थी, जो कि गांधी जी स्वीकार करते हैं।
Now we come to the next point. The news of Gandhiji's arrival spread. Sharecroppers gathered large number to meet their champion. अब गांधी जी के पहुंचने की खबर जो थी वो बहुत तेजी से फैल गई. अराइवल का मतलब क्या होता है? आगमन. तो उनकी जो खबर थी वो स्प्रेड माने फैलना, सारे जगह फैल गई. और जितने किसान थे, जितने शेयर क्रॉपर्स थे, वो अपने चैंपियन यानी गांधी जी को मिलने के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में वहां पर आने लगे. गांधी जी चाइडेड मुजफ्फरपुर लॉयर्स फॉर टेकिंग हाई फीस. गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में जो वकील थे, किसानों के जो वकील थे, उन लोगों से बातचीत की उनके बारे में. और जब उनको पता चला कि वो उनसे बड़ी फीस लेते हैं तो गांधी जी ने इस बात के लिए उनको चाइल्ड किया, उनको स्कोल्ड भी किया, डांटा, उनको फटकार लगाई, उनको लताड़ा. क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पहले ही बहुत ज़्यादा डरे सहमे किसान लोग हैं, ये पहले ही बहुत ज़्यादा डरे सहमे हैं, ऊपर से अत्याचारों से पीड़ित हैं वो ब्रिटिशर्स के, और आप लोग इतनी हाई फीस लेते हैं. हमको तो सबसे पहले इनको भय से मुक्ति दिलानी है, इनको इस डर से, इनका ये डर हमको दूर करना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. The Champaran district was divided into a state owned by English people, Indians only tenant farmers. उस समय क्या था कि जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट था दो स्टेट में बटा था, जिसको कि इंग्लिश पीपल यानी इंग्लिश लैंडलॉर्ड उसमें शासन करते थे, और इंडियंस ओनली टेनेंट फार्मर्स. और वहां पे जो भारतीय लोग थे, भारतीय किसान थे, वो केवल टेनेंट फार्मर थे. टेनेंट माने क्या होता है? किराएदार. यानी कि वो फसल उगाते थे उनके खेतों में, और उस फसल का कुछ हिस्सा जो है वो अंग्रेज जमींदारों को दे देते थे, इसीलिए उनको कहते थे टेनेंट फार्मर्स. Now the next point is landlords compel tenants to plant 15% of their land with indigo and surrender their entire harvest as rent. अब क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, यानी जो ब्रिटिशर्स थे जिनकी जमीन थी, वो टेनेंट्स यानी जो किराए में काम करने वाले जो किसान थे उनको कंपेल करते थे, उनको फोर्स करते थे कि वो अपने 15% जगह पर, 15% जमीन पर इंडिगो की खेती करें. एंड सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट. और जो 15% हिस्से में जो इंडिगो प्लांट वो लगाएंगे, इंडिगो की जो खेती करेंगे, उस पूरे के पूरे फसल को वो किराए के रूप में, एज अ रेंट माने किराए के रूप में, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को सौंप देंगे. हार्वेस्ट माने क्या होता है? फसल. इन द मीन टाइम जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. और इसी बीच क्या हुआ कि जो जर्मनी था, जर्मनी देश ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया. सिंथेटिक इंडिगो यानी केमिकल से इंडिगो बनाना शुरू कर दिया. British landlords freed the Indian farmers from the 15% arrangements but asked them to pay compensation. अब क्या हुआ, जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू किया तो जो ऑर्गेनिक इंडिगो की जो खेती करना था वो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं हुआ. तो उन्होंने क्या किया कि किसानों को मना करा कि अब वो जो है खेतों में इंडिगो की खेती नहीं करेंगे. तो इसके बदले, क्योंकि वो उसको इंडिगो की खेती करने से उनको छूट दे रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं, नहीं करने देना है, उनको आज़ाद कर रहे हैं इससे, तो उसके बदले में कंपनसेशन के रूप में यानी मुआवजे के रूप में वो उनको कुछ पैसा देंगे. यानी कि क्योंकि वो उनको इंडिगो की खेती अब नहीं करवाना चाहते हैं, तो इसके बदले में उनको मुआवजे के तौर पे कुछ पैसा उनको देना पड़ेगा. Many signed, some resisted, engaged lawyers and landlords hired thugs. अब क्या हुआ, जब किसानों ने ये सुना कि उनको इंडिगो की खेती अब नहीं करनी है तो बहुत खुश हुए. लेकिन क्योंकि अंग्रेज जो हैं इसके बदले उनसे मुआवजा मांग रहे थे, उससे बदले एक और अरेंजमेंट उन्होंने कराया था, एक और अग्रीमेंट उन्होंने कराया था कि उनको उसके बदले पैसा देना है, मुआवजा देना है. तो कुछ लोगों ने तो डर के मारे साइन कर दिया उनके अग्रीमेंट में, उनके अरेंजमेंट में. कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, वकील हायर किए. लेकिन लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ठग्स भी हायर कर लिए, गूंस यानी कि गुंडे लोग कुछ हायर किए जो कि गरीब किसानों को डराते धमकाते थे. तो इस तरह से उनका अत्याचार जारी रहा. क्या नहीं, यानी कि वो उनको फोर्स करते रहे कि वो उनको पैसा वापस, उनको पैसा मुआवजे के तौर पे दे. गांधी जी रीच चंपारण, विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन टू गेट द फैक्ट्स अबाउट डिनाइड एज ही वॉज अ आउटसाइडर. अब ये सारी बातें, ये अत्याचार, ये अन्याय जो है किसानों के साथ होता रहा. इसी बीच गांधी जी जो थे वो चंपारण पहुंचे. चंपारण पहुंच करके उन्होंने जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे उनसे मुलाकात की और उनसे पूरी जानकारी
मांगनी चाहिए कि इसके क्या फैक्ट्स हैं, इसकी क्या सच्चाई है, वो मांगे, बट डिनाइड एज ही वॉज अ आउटसाइडर। लेकिन जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने डिनाइड कर दिया, उन्होंने ही रिफ्यूज टू गिव इंफॉर्मेशन, उन्होंने पूरी जानकारी देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि गांधी जी क्यों हैं, एक आउटसाइडर हैं, बाहर के हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा हाउ कुड ही बी अ आउटसाइडर, वो अपने ही देश में आउटसाइडर कैसे हो सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन उन लोगों का आपस में चला। गांधी जी वेंट टू ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर हु आस्क्ड हिम टू लीव तिरहुट। उसके पश्चात गांधी जी जो थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से भी मिले तिरहुट में, जहां कर कि हु आस्क्ड हिम टू लीव तिरहुट, जहां पर उन्होंने कहा कि आप तिरहुट छोड़ करके चले जाइए, यानी उनको तिरहुट डिवीजन जो था वहां से जाने के लिए नोटिस भेजा। गांधी जी डिसओबेड, गांधी जी ने उस नोटिस को डिसओबे किया, उसके आगे का पालन नहीं किया और उसमें लिख के भी दिया कि मैं इसको नहीं मानता हूँ। वेंट टू मोतिहारी, वो मोतिहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी थी। वेयर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड हिम, कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पर कि जब मोतिहारी पहुंचे तो वहाँ पर बहुत सारे जो जनता थी, बहुत सारे जो शेयर, वास्ट माने अत्यधिक, अ लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ जो थी किसानों की वहाँ पर इकट्ठा हो गई उनसे मिलने के लिए। वहाँ पर भी उन्होंने अपना जो इन्वेस्टिगेशन था वो उन्होंने जारी रखा। Visited maltreated villager stopped by the police superintendent but disobeyed the order. वहां पर वो उनको खबर मिली कि एक किसान को बहुत मारा पीटा गया है, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है, maltreated माने badly treated। तो वो उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए उस गांव में गए, लेकिन वहां पर जो पुलिस सुपरिटेंडेंट था उसने गांधी जी को रोक दिया। लेकिन गांधी जी को रोका और उसको समन दिया कि उसको कोर्ट में बुलाया गया, लेकिन गांधी जी ने जो थे वो डिसओबेड द ऑर्डर, उन्होंने उस ऑर्डर को, उस आदेश का पालन नहीं किया। मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, गांधी जी रिलीज्ड विदाउट बेल, सिविल डिसोबीडियंस ट्रायम्फ्ड। अब क्या हुआ, जब गांधी जी ने उसके ऑर्डर को, कोर्ट के सम्मन को जो है खारिज कर दिया, उसका पालन नहीं किया, तो जो बात थी वो और बढ़ने लगी। यानी जनता भी जो थी वो आक्रामक हो गई, किसान लोग आक्रामक हो गए, बहुत गुस्से में आ गए और धीरे धीरे पूरा मोतिहारी जो था वो पूरे पेजेंट से, यानी पेजेंट माने फार्मर, किसानों से भर गया। कैसे भर गया? स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, किसानों का एक स्वस्फूर्त प्रदर्शन होने लगा वहां पर। यानी किसी ने ज्यादा कहा नहीं, किसी ने बुलाया नहीं, आह्वान नहीं किया, लेकिन जब उन लोगों को सबको खबर पहुंची कि गांधी जी को डराया धमकाया जा रहा है, कोर्ट से ऑर्डर दिए जा रहे हैं, उनको भगाने के लिए भगाया जा रहा है, तो सारे किसान लोग उनके विरोध में आ गए। उनको पता चला कि यही आदमी है जो हमको हमारी मदद करने आया है, हमारे अन्याय के खिलाफ लड़ने आए हैं। तो सारे के सारे किसान पूरे वहां पर इकट्ठा हो गए और कोर्ट के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो परेशान हो गए, भीड़ को गैदर करने में, उसको टैकल करने में, कंट्रोल करने में समर्थ नहीं हुए। तो उन्होंने गांधी जी की मदद ली। गांधी जी ने बड़े प्यार से उन लोगों को, पूरी क्राउड को टैकल किया और जो गांधी जी थे बिना बेल के उनको छोड़ दिया गया। और इस प्रकार से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो उसकी जीत हो गई। ट्रायम्फ माने वो उसकी जीत हुई। Gandhi ji agreed to 25% refund by the landowners. It symbolized the surrender of the prestige. अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश ऑफिसर्स, लॉयर्स एंड गांधी जी के बीच में काफ़ी नेगोशिएशंस हुआ, काफ़ी बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम, गांधी जी ने उनसे 50% रिफंड की मांग की। रिफंड माने उन्होंने कहा कि किसानों का 50% पैसा आप लोग वापस करेंगे जिन्होंने आपको पे कर दिया है। लेकिन पूरे डिस्कशन के बाद ये एग्रीमेंट हुआ कि जो ब्रिटिश ऑफिसर से ये राजी हुए कि हम 25% रिफंड करेंगे, 25% पैसा वापस करेंगे। तो गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके पश्चात जब गांधी जी ने 25% लेने के लिए जब वो राजी हो गए, तो सबने कहा कि आप इस पे राजी क्यों हो गए? तो गांधी जी ने कहा कि मनी इज लेस इम्पॉर्टेंट, जो पैसा वो हमको दे रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हमारी इन मांगों के पीछे के सामने जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो झुक गए हैं। उन्होंने पैसा वापस देने
का मन बनाया, यानी वो पैसा वापस दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी जीत हुई है, कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। इट सिंबलाइज द सरेंडर ऑफ द प्रेस्टीज, कि उन्होंने इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और वो हमारे सामने झुक गए हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी जीत यही है। गांधी जी वर्कड हार्ड। तो इस तरह से क्या हुआ, जब उनको ये वाली जब उनको पैसा वापस दिया गया, यानी ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, तो ये इससे जो था किसानों को थोड़ा सा साहस आया, उनके डर में थोड़ा कमी आई और उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। गांधी जी वर्कड हार्ड टुवर्ड सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलिवेटेड देयर डिस्ट्रेस, एडेड बाय हिज वाइफ महादेव देसाई, नरहरि पारिक। तो इस तरह से गांधी जी ने किसानों को उनके अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई और उनमें साहस भरा, उनको भय से मुक्ति दिलाई, उनमें आत्मविश्वास भरा। और इसके पश्चात गांधी जी एक होने के बाद भी गांधी जी चंपारण छोड़ करके नहीं गए, बल्कि उन्होंने वहीं पर रहने का मन बनाया और वहां पर गांधी जी वर्कड हार्ड टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलिवेटेड देयर डिस्ट्रेस, एडेड बाय हिज वाइफ महादेव देसाई, नरहरि पारिक। गांधी जी ने वहां के चंपारण की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी उसको सुधारने के लिए भी वहां पर कार्य करना शुरू किया। वहां पे जो जितने लोग थे, जो दुखी कष्ट में रहने वाले लोग थे, गरीब किसान थे, उनकी अस्वच्छतापूर्ण स्थिति को देखा, उनकी अशिक्षा को देखा और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके लिए वहां पर काम करना शुरू किया। और उनके इस काम में उनके जो डिवोटी थे, जो उनके युवा मित्र थे, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, इन लोगों ने उनकी बहुत मदद करी। गांधी जी taught a lesson of self-reliance by not seeking help of an Englishman, Mr. Andrews. गांधी जी के एक सुपुत्र देवदास भी उनके इस काम में आए, उनकी पत्नी कस्तूरबा ने भी उनकी मदद करी। वहां पर वो लोग रहने लगे और वहां पे उन लोगों ने स्कूल भी खोले, शिक्षा का प्रसार प्रचार किया, स्वच्छता के लिए, हाइजीन के लिए वहां के लोगों को जागरूक किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा अशिक्षा थी। इस कार्य में जो एक मिस्टर एंड्रयूज थे, उन्होंने भी गांधी जी की हेल्प करनी चाहिए, जो कि एक ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि गांधी जी के फॉलोवर थे। लेकिन गांधी जी ने उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, हमें किसी दूसरे की यानी अंग्रेजों की लड़ाई की हेल्प की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ के जनता को, किसानों को सेल्फ रिलायंस माने आत्मनिर्भरता का पाठ भी जो है वो पढ़ाया, सिखाया। अब आफ्टर रीडिंग दिस द होल चैप्टर वी कम टू द थीम। पूरे चैप्टर पढ़ने के पश्चात आइए देखते हैं इसका थीम क्या थी, विषय वस्तु क्या थी। इट इज एन इम्पॉर्टेंट आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का एक बहुत महत्वपूर्ण आंसर भी हो जाता है। सो द थीम ऑफ द चैप्टर इज दैट हाउ एन इफेक्टिव लीडरशिप कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम। किस प्रकार से एक प्रभावशाली नेतृत्व जो है वो किसी भी समस्या को जीत सकता है, किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है, अगर हमारा नेतृत्व सक्षम है और प्रभावकारी है, प्रभावशाली है, तो हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो यही इस पाठ में बताया गया है कि गांधी जी ने जो नेतृत्व दिखाया, नेतृत्व क्षमता दिखाई, जो लीडरशिप क्वालिटी गांधी जी ने दिखाई, काय के लिए दिखाई थी उन्होंने सब क्वालिटी? ऑप्रेस्ड पीपल थ्रू कन्विंसिंग। जो चंपारण के जो दलित और पीड़ित किसान थे, उनको न्याय दिलाने के लिए जो गांधी जी ने नेतृत्व दिखाया था, थ्रू नेगोशिएशन एंड आर्गुमेंटेशन, यानी अपने चर्चा के माध्यम से, अपने तर्कों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से उनकी समस्या का जो समाधान किया, उनको जो अन्याय से छुटकारा दिलाया महात्मा गांधी ने, यही इस चैप्टर की थीम है। और इसका सब थीम क्या है? कंट्रीब्यूशन मेड बाय एनोनिमस इंडियन टू द फ्रीडम मूवमेंट। और इसी के साथ साथ एक और थीम जो है पूरे चैप्टर में चलती रहती है, वो ये है कि किस प्रकार से सारे किसानों ने, जो फेयर स्ट्रिकन पेजेंट्स थे, जो भय से पीड़ित जो किसान थे, जो डरे सहमे किसान थे, वो कैसे डर से दूर हुए
और किस प्रकार से उन्होंने आत्मनिर्भरता का पाठ सीखा और किस प्रकार से वो स्वफूर्त होकर के इस पूरे आंदोलन में, इस स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। यानी कि इस स्वतंत्रता आंदोलन में अज्ञात भारतीयों की क्या भूमिका है, उनकी क्या योगदान है, उसको भी हम भुला नहीं सकते हैं। यानी जो हमारे नेता हैं, जो हमारे ज्ञात स्वतंत्रता सेनानी है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे पूरी जनता थी जिन्होंने सब ने मिलकर के इस आंदोलन में भाग लिया था, जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है इस स्वतंत्रता आंदोलन में, उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो ये सारी इसकी सब थीम भी है। एंड नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। अब हम अपने इस वीडियो के इस चैप्टर के अंत में पहुंच गए हैं। सो इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड, दिस इज द मैसेज ऑफ द चैप्टर, कि बहुत प्यार से, प्रेम प्यार से आप पूरे संसार को हिला सकते हैं। बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना हिंसा का सहारा लिए भी हम बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। दिस इज द मैसेज ऑफ द चैप्टर. And so thanks for watching. Keep practicing, keep learning till we meet again in the next video. Thanks again.